अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। ईरान अमरीका जंग अब क्या रुख इख्तियार करती है, सभी की जहनों में ये सवाल, सभी की नज़रें उन कोशिशों पर हैं जो कि पाकिस्तान भी कर रहा है और दुनिया के कई ममालिक इस वक्त इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। कोशिशें ये हो रही हैं कि जो आर्जी जंग बंदी हुई है अमरीका और ईरान के दरमियान, इसकी कोई पुख्ता शक्ल और मुस्तकिल नतीजा निकल सके। ऐसे में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया आउटलेट को इंटरव्यू देते हुए दावा किया है कि ईरान के साथ जो जंग है वो बहुत जल्द ख़त्म हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि मुमकिन है कि जो आर्जी जंग बंदी है उसमें तौसीक़ की ज़रूरत ही ना पड़े और मामलात किसी नतीजे पर पहुंच जाएं। अब वो नतीजा कुछ भी हो सकता है, या तो मज़ीद एस्केलेट कर सकते हैं मामलात या फिर कोई मुआहिदा हो सकता है। ये ज़रा उन्होंने रखा, लेकिन रिपोर्ट्स यही आ रही हैं कि मुमकिना तौर पर कोई ना कोई मुआहिदा चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम कुछ इस तरह के आसार भी देख रहे हैं जहां अमेरिका की तरफ से और ईरान की तरफ से मामलात शिद्दत इख्तियार करने का इशारा देते हैं। सेंटकॉम ने आज दावा किया है कि आबनाए हॉर्मुज़ को जो नाकाबंदी या ब्लॉकेड करने की उनका ऐलान था उसको उन्होंने अब अमली शक्ल दे दी है और उसमें वो कामयाब भी हो गए हैं। इसके साथ साथ लेबनान में जो इस वक्त सूरत हाल है जहाँ पर इसराइल ने आज फिर जारहियत दिखाई, वो भी बड़ी तशवीशनाक है। ऐसी सारी सूरत हाल में अपने तज्जियाकारों से पूछते हैं कि क्या मुआहिदा ज़्यादा हकीकत पसंदाना इस वक्त उनको नज़र आता है या फिर तसादुम बढ़ने का खदशा ज़्यादा मौजूद है। हमें ज्वाइन करें सारी डिस्कशन के लिए शहजाद इकबाल साहब, उमर चीमा साहब, रीमा उमर साहब और सलीम साफ़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उमर चीमा साहब, आपसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहते हैं। ये बताइएगा सर, जैसे इस वक्त बड़ी तेज़ी से डेवलपिंग स्टोरी भी है, डेवलपमेंट्स हो भी रही हैं, आपको इस वक्त किस तरह मामला बनते हुए नज़र आते हैं? आई नो एफर्ट्स तो बहुत सारी हो रही हैं, लेकिन क्या मुआहिदे के करीब हैं दोनों फरीकैन या नहीं? अलीना, इसमें दो चीजें हैं। एक तो है कि अगर हम जो माजी के इस तरह के मुआहिदे हैं उनका अगर पैटर्न देखें, इवन अगर हम ईरान और अमेरिका के हवाले से देख लें तो 2015 में जो ओबामा इंतजामिया ने ईरान के साथ एक मुआहिदा किया था उसको तकरीबन उस पर कुछ 2 साल मुज़ाकरात चलते रहे थे। बहुत सारी जो निटिग्रिटीज हैं वो यानी कई इश्यूज थे कि जो यानी कि काबिल गौर थे या जिन पर उन्होंने मजीद बहस तलब थे। अब यह है कि हम इस मुआहिदे से कोई बहुत ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए हैं कि ये फौरी तौर पर हल हो जाएगा, बल्कि जब जेडी वैंस आई तो लगा कि बस आर या पार ये मामला इधर खत्म हो जाएगा, लेकिन हमने देखा कि चीजें आगे बढ़ी। अगर इसको स्ट्रेटजिकली देखें, वो ईरान कि जिस पे 2 दफा जो मुज़ाकरात में गया और अमेरिका ने दौरान मुज़ाकरात उन पर हमला कर दिया, अब वो तीसरी दफा मुज़ाकरात में आ रहे हैं और ऐसे टाइम पर आ रहे हैं जब उनकी टॉप लीडरशिप को भी खत्म कर दिया गया, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया गया और अमेरिका जो अपना जोर लगा सकता था वो लगा बैठा। अब इस तनाजर में देखा जाए तो अगर हम ये मान भी लें ना कि कोई चीजें बहुत सारी उस दिन सेटल हो गई थी, तो ईरान फिर भी नहीं चाहेगा कि इस तरह कुछ चंद घंटों में मुआहिदा हो। ठीक है, एक तो ये चीज है। दूसरा ये है कि उनके दरमियान कहने को तो बहुत सारे नुकात हैं, लेकिन 1-2 अहम पॉइंट्स हैं जिधर जाके चीजें रुक जाती हैं, बड़ी स्पीड के साथ आ रही होती हैं। कि जैसे वो कहते हैं ना, वी आर क्लोज टू रेजोल्यूशन के मामला जो है इनके अब रिजॉल्व होने वाले हैं, तो आगे जाके 1-2 स्पीड ब्रेकर आती है। जिधर यह है कि जैसे उनके न्यूक्स का इशू है, यूरेनियम एनरिचमेंट का इशू है, और दूसरी तरफ जब वो अमेरिका से कहते हैं कि हमारे जो आपने फंड फ्रीज किए हुए और उनके फंड्स कब से फ्रीज हुए हुए हैं, एक तो हालिया 1-2 सालों में हुए हैं, एक जो इनकलाबे ईरान से लेकर उन्होंने फ्रीज किए हुए हैं, तो वो कहते हैं कि वो हमें यकमुश्त अदायगी करें। तो इस तरह की कई चीजें हैं जिसपे अगर वो चाहे भी तो उन्हें एक दूसरे पर एतमाद नहीं है। वो चाहेंगे कि चीजें किस्तों में तय हों, फेजेस में तय हों। ट्रंप जो है, ट्रंप की ये कोशिश होती है कि वो जितना एक दबाव बढ़ा सकता है, जितना वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बता सकता है, वो तासुर ये देने की कोशिश करता है जैसे वो बेनियाज है कि ईरान कुछ करे या ना करे, लेकिन यह है कि हमें कोई परवाह नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो फिर ट्रंप को इधर मुज़ाकरात के लिए अपने बंदे भेजने की जरूरत नहीं होती या अब दोबारा आने की ना होती। अब जो है कि हम इस राउंड की बात कर लेंगे, सेकंड राउंड जो कि होने जा रहा है। अब ये देखें कि पहले को बातें चल रही थी कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। उस दौरान हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी बाहर चले गए और
जिस तरह जुमेरात की बातें हो रही हैं, मुझे नहीं लगता कि शायद फौरी तौर पे होगा। आज मैं ईरान से उनकी एक वजारत खारजा की कॉरेस्पॉन्डेंट है उनका, मैं देख रहा था कि प्रॉब्ली उन्होंने कोई वजारत खारजा में किसी से बात करते हुए कहा जी कि जुमेरात को इसका इम्कान नहीं है। लेकिन मैं इन चीजों को इस तरह इंटरप्रेट कर रहा हूँ कि जिस तरह माजी में भी जब पहली दफा हमारे ये अभी जो जेडी वैंस जब आया तो उस टाइम भी लगता था जी कि थर्सडे को होंगे, लेकिन थर्सडे से बाद जो है वो आगे सैटरडे में चली गई। तो एक चीज जो अभी तक तय है वो ये है कि सेकंड राउंड होना है। दूसरी चीज जिस पे अभाम था वो ये था कि क्या वो पाकिस्तान में होगा या किसी और जगह पर होगा। अब जो है उसके 98% चांसेस ये है कि वो पाकिस्तान में होगा। बाकी जो तीसरी चीज है कि वो ये कब होगा, यही है यानी कि मेरे ख्याल है कि इस वीक में हो जाएगा, क्वाइट लाइकली कि अगले वीक तक चला जाए, लेकिन ये चीजें होंगी। अब इसको कितनी देर लगेगी ये वो चीज है कि जिसके बारे में अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। मुझे ये लगता है कि अगर ओवरऑल चीजें तय भी हो जाती हैं तो देर जो है ना वो फेजेस के हवाले से होगी कि अगर कोई न्यूक्स के हवाले से, कोई एटॉमिक प्रोग्राम के हवाले से कोई ईरान से शरायत हैं तो वो फेज में होगा जी कि 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में। इसी तरह जो ट्रंप है वो अगर उसने पैसों की वापसी पे बात करनी है तो वो भी कुछ इस तरह से करेगा। मुझे लगता है कि अगर चीजें कोई इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो जाता है तो वो इस तनाजर में होगा। अब इस दौरान उसने जो साथ उनकी बंदरगाहें हैं उनको भी ब्लॉकेट का काम शुरू किया हुआ है, लेकिन ये हैरानकुन बात है कि अभी तक ईरान की तरफ से कोई वाजे उस तरह से जवाब आया नहीं है। जिस तरह की बातें चल रही थी कि वो कोई एक खलीजी ममालिक पर उनकी बंदरगाहों पे कोई उनको अटैक कर सकते हैं। लेकिन कल मैं खबर पढ़ रहा था वॉल स्ट्रीट जर्नल में कि जो एक सऊदी जराए के हवाले से थी कि जिसमें उन्होंने ट्रंप को कहा है कि बंदे का बच्चा बनो, यानी कि ये काम ना करो। मतलब ये है कि अगर आप ये काम करोगे इससे फायदा नहीं है, आप मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हो और उल्टा हमें को नुकसान हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल एक रिस्ट्रेन तो शो हो रही है। ट्रंप जो है वो जितनी जी चाहे वो एक अपनी तरफ से वो बड़ा रेकलेस प्लेयर बनता है, लेकिन वो भी अपने लेवल पे कोई रिस्ट्रेन शो कर रहा है। और हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि इन मुज़ाकरात में जो पहली दफा चीजें तय नहीं हो सकी, और हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि बड़े हाई लेवल पे मुज़ाकरात हुए हैं, बल्कि उनके पिछले तकरीबन 50 साल में पहली दफा इस लेवल पर हुए हैं। तो आगे कोई अब ये भी डिपेंड करता है, हमें काफी चीजों का अंदाजा हो जाएगा कि मुज़ाकरात में कौन लोग आ रहे हैं। अगर तो मार्को रूबियो आते हैं या उससे ऊपर कोई जेडी वैंस या ट्रम्प या जो भी चीन में आता है, तो इसका मतलब है कि कोई बाकायदा हो सकता है कि कुछ सब्सटैंशियल डेवलपमेंट होने वाली है। अगर जो है उमर, ये बहुत आपने सिग्निफिकेंट बात की है, मैं चाहती हूँ इसके ऊपर हम मजीद भी बात करें, लेकिन उसके लिए आई विल सर्कल बैक टू यू। सलीम साफी साहब के पास पहले जरा इस नुक्ते के ऊपर चला जाती हूँ कि साफी साहब, ये जिस तरह अभी उमर भी बात कर रहे थे कि लेबनान का इशू है, फिर हॉर्मुज की जो नाकाबंदी है अमेरिका की तरफ से, उन्होंने कहा कि एक एस्केलेटरी चीज़, लेकिन उसके ऊपर भी ईरान ने कोई शदीद रद्द-ए-अमल नहीं दिया है, बट खदशा अपनी जगह मौजूद है। आप क्या समझते हैं, क्या आपको भी मामला सेटल होते मुआहदे की तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं, या इस बात का ज़्यादा इम्कान है कि मज़ीद शिद्दत आ सकती है इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर? मेरे ख्याल में तो मामला 50-50 है। अच्छा। दोनों बातों का की गुंजाइश है और दोनों बातों का इम्कान है। असल में जो तवक्कुआत वाबस्ता हो जाती हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के बयानात से वाबस्ता हो जाती है, क्योंकि वो ऐसे बयानात दे देते हैं जिससे बाज़ औक़ात ये तासुर मिलता है कि बस मिनटों में मसला हल होने वाला है। दूसरी तरफ जो ईरानी हैं, तो ईरानी बड़े अच्छे सफारतकार और बड़े टफ़ नेगोशिएटर भी हैं, और इस वक्त उन्होंने उनके हाँ ये तासुर है कि उनको फ़तह मिली है, और फिर अबनाए हुर्मुज़ की शक्ल में उनके हाथ में एक टूल भी आ गया है जिसके ज़रिए वो अमेरिका और दुनिया पे दबाव डाल सकते हैं। तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो असल मसला जो रुकावट बना हुआ है वो एटमी प्रोग्राम का है, और इस एटमी प्रोग्राम पे इससे पहले भी सालों मुज़ाकरात भी हुए हैं, मुआहदा भी हुआ है। वो मुआहदा फिर ट्रंप ने उसको ख़त्म भी कराया है। तो इतनी जो अभी उनका डिमांड है अमेरिका का, कुछ न कुछ फेस सेविंग वो भी चाहते हैं। तो मेरे ख़्याल में उनका डिमांड अभी ईरानी साइड जो है
उस पे आमादा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है कि उस डिमांड को तस्लीम कर ले। मुज़ाकरात, ये बड़ी बात है कि दोनों तरफ वो मुज़ाकरात की अहमियत को तस्लीम भी कर रहे हैं और जंगबंदी की पासदारी भी की, और फिर दोनों बहुत आला सतह पे पाकिस्तान की कोशिशों से पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए आए भी, और उसके बाद भी ये बात खुशाइंद है कि मुज़ाकरात का सिलसिला टूटा नहीं बल्कि वो तसलसल के साथ जारी है। और आज ईरान के वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने भी कह दिया कि पाकिस्तान के ज़रिए पैगाम रसानी जारी है। मुझे लगता ये है कि इस मरतबा दूसरी नशिस्त से पहले पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि उस पैगाम रसानी के ज़रिए जो इख्तलाफी नुकात है उन नुकात पे दोनों को करीब ले आए, तो उसके बाद फिर मुज़ाकरात की मेज़ सजा लें। लेकिन बीच में ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने हमाकत की अपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी का, तो उसकी वजह से टेंशन भी बढ़ गया है, और उसमें ये भी इम्कान है कि ये ख़तरा भी मौजूद है कि कोई ऐसी हरकत ना हो जाए किसी एक फरीक की तरफ से जिसकी वजह से जंगबंदी को नुकसान पहुँचे और मुज़ाकरात का सिलसिला भी खुदा न खास्ता टूट जाए। रीमा, बार बार हम 2015 का जो मुआहिदा हुआ और उससे पहले हमने देखा 2013 से एफर्ट्स जारी थी, 1-1.5 साल एफर्ट्स के नतीजे में वो मुआहिदा हुआ। उससे तशवीश दी जाती है ये मामला किस तरफ जा रहा है, या फिर उसे एक अंदाज़ा लगाया जाता है। बट डू यू थिंक कि अगर आज के हालात और तब के हालात को कंपेयर किया जाए तो वो क्या फेयर कंपैरिजन होगा? ऑल्सो यहाँ पर आई थिंक एक अपॉर्चुनिटी है कि हम डेलीगेशंस को भी कंपेयर करें। जिस तरह से हम ईरान की तरफ से बड़े टेक्निकल लोग सामने देख रहे हैं, उनकी डेलीगेशन में भी जो लोग आए बड़ी डाइवर्स लोग थे, बट अमेरिका की डेलीगेशन में जो थे वो ट्रंप के करीबी साथी और वाइस प्रेसिडेंट थे। सो हमें इन मुज़ाकरात और जो होने वाली डिस्कशंस हैं मुआहिदे के ऊपर, उससे मुतल्लिक ये क्या इशारा देता है? जी शुक्रिया लीना, बिल्कुल मैं इन्हीं दो नुक्तों पे बात करना चाह रही थी। लेट्स सी कि व्हाट इज गोइंग इन फेवर कि कोई रेजोल्यूशन निकल जाए, और व्हाट इज गोइंग अगेंस्ट। व्हाट इज गोइंग अगेंस्ट, उसमें आपने दो बातें जो की, मैं उनसे बिल्कुल एग्री करती हूँ। पहली तो ये कि क्लैरिटी इसमें नहीं है। अमेरिका की साइड कहती है कि जो ईरान है उनकी जो डेलीगेशन थी फाइनल से उनके पास नहीं थी, ये जेडी वांस ने कहा। फिर आज उन्होंने कहा कि वहाँ पे जो आज या कल उनका मैं एक और इंटरव्यू सुन रही थी जिसमें उन्होंने कहा कि वहाँ पे ऐसे लोग थे जो ईरान चला रहे हैं। तो ये एक कन्फ्यूजन अमेरिकन साइड पे भी शो करता है कि कभी वो कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो ईरान चला रहे हैं, लेकिन फिर क्या उन्हें नहीं मालूम कि IRGC का वहाँ पे क्या रोल है, और फाइनल अगर कोई फैसला होना है तो वो IRGC के अप्रूवल के बगैर नहीं हो सकता। तो ये कन्फ्यूजन अमेरिकन साइड पे है। सिमिलरली ईरानी साइड ये कहती है कि अमेरिका की जो डेलीगेशन थी उनके पास हतमी से नहीं थी किसी चीज़ पे, और वो बार बार अमेरिका से रब्ता कर रहे थे, ट्रंप साहब से रब्ता कर रहे थे। तो ये मेरी नज़र में एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ है कि क्या दोनों साइड्स को पता है कि फाइनल डिसीजन कौन लेगा, क्या इतनी अंडरस्टैंडिंग है, और उस पर एक एम्बिग्विटी है। अमेरिका कह रहा है ईरान के पास फाइनल से नहीं है, ईरान कह रहा है अमेरिका के पास से नहीं है। दूसरी चीज़ जो आपने बात की कि पहले भी इतनी ज़्यादा डील्स हो चुकी हैं, हमने ओबामा दौर की जो देखी थी JCPOA, उसके अलावा जंग से पहले भी हम देख रहे थे कि नेगोशिएशंस चल रही थी। मुझे ऐसा लगता है, ऑफ कोर्स अब कंपैरिजन 2015 से हम नहीं कर सकते, क्योंकि एक ये फैक्ट है कि अब ईरान के पास उस थोड़ा ज्यादा मिकदार में इनरिच्ड यूरेनियम है। सो कुछ चीजें ईरान की तरफ से बदली हैं 2015 और अब तक अगर आप कंपेयर करें, लेकिन मुझे लगता है अमेरिका की इनफ्लेक्सिबिलिटी है, और ये अच्छी डिप्लोमेसी से रिजॉल्व हो सकती है। वो चाहते हैं कि ईरान कहे कि उसके पास राइट टू इनरिच यूरेनियम नहीं है। ईरान के लिए ये बहुत एक अहम नुक्ता है कि वो ये कहते हैं कि उनके पास राइट टू इनरिच यूरेनियम है। अब मेरी नज़र में अगर मैं इसको देखूं, अगर ईरान मान लेता है, जो JCPOA में भी हुआ था, पहले भी ईरान काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रहा था कि एक मॉरेटोरियम हो जाए कि उस वक्त तक वो इनरिच नहीं करेंगे, लेकिन राइट उनके पास है, या जो ऑलरेडी इनरिच यूरेनियम है उस पर कुछ किया जा सकता है, डाइल्यूट किया जा सकता है, एंड सो ऑन।
इन सब चीजों को अमेरिका नहीं मानता। वो उनका इस पे मेरी नजर में एक इनफ्लेक्सिबल रिजिड स्टैंस है कि ईरान कहे कि डज नॉट हैव द राइट टू इनरिच यूरेनियम। सो ये मेरे लिए एक प्रॉब्लमैटिक चीज है टॉक्स के हवाले से। तीसरी लीना, लोग इस पे हंसते हैं, लेकिन अब जेन्युइन एक बात हो रही है ये अमेरिका में कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो रैशनल एक्ट कर रहे हैं, क्या उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज ठीक हैं, क्योंकि वो ऐसी ऐसी चीजें ले रहे हैं, ऐसी ऐसी जगहों पे वो बात कर रहे हैं जो लोगों की समझ में नहीं आ रही। तो हम इसको चाहे थोड़ा सा अंडर प्ले करें, लेकिन ये एक जेन्युइन इशू है कि एक लैक ऑफ ट्रस्ट तो है, 40+ साल हो गए दोनों ममालिक के बीच में, लेकिन एक इरैशनैलिटी नजर हमें आती है अमेरिका की साइड पे। कभी कुछ बयान आता है, कभी कुछ आता है, और कौन फैसला करे, जो आपने बात की उनकी डेलीगेशन से भी नजर आता है कि फैसला साजी जो है वो जो टिपिकल एक ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी होती है उससे हट के नजर आता है। सो दिस कैन गो ईदर वे, इसमें प्रेडिक्शन थोड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन दैट सेड, कुछ मेरा ख्याल है बहुत खुशाइन चीजें भी हैं जो हो रही हैं। सलीम साफी साहब ने इसकी बात की कि अभी तक कोई ऐसा नहीं है कि डेडलॉक आ गया है, स्टेलमेट है, बातचीत नहीं हो रही, बातचीत हो रही है, मीडिएटर्स के थ्रू भी हो रही है, अगली राउंड का भी चांसेस हैं कि वो जल्द होंगे। सो ये मेरी नजर में एक बहुत अहम चीज है। दूसरी चीज ये कि हम पहले जब हमने बात हम करते थे, पहले टॉक से पहले बहुत सी चीजें थी दैट वर ऑन द टेबल, जिसमें लेबनान भी था, जिसमें हिजबुल्लाह और ईरान की जो सपोर्ट है, इस तरह के मामला भी थे। वो अब लग रहा है कि नहीं उस तरह से उनकी बात हो रही, तो एक तरह से सेंट्रलाइज फोकस हो गया है इश्यूज पे, जो मेरी नजर में अभी भी इनरिच यूरेनियम का मामला है और उससे जुड़ा सैंक्शंस रिलीफ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का है। तीसरी चीज रीना जो मेरे लिए सबसे अहम है कि अगर रेजोल्यूशन जल्द नहीं होता तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत डायर हैं, सिर्फ अमेरिका ईरान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए। और अभी आपने नेवल ब्लॉकेट का जो हवाला दिया, अभी ईरान कुछ नहीं कर रहा, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है। अगर अमेरिका को लगता है कि ऐसे ही वो चला सकेगा, नहीं चला सकेगा, क्योंकि इवेंचुअली ईरान विल हैव टू रिस्पॉन्ड। और क्योंकि ये एक एक्ट ऑफ वॉर है, ईरान जो है वो इस पे भी रिस्पॉन्ड बाय फोर्स कर सकता है। तो उससे जो मामलात हैं, जो जंग है, उसकी नौयत और सिवियर हो जाएगी। तो क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस इतने ज्यादा हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हमें शायद किसी ना किसी ऑन प्रिंसिपल डील के हम करीब हो सकते हैं। सो दिस इज माय एनालिसिस अगेन, वी आर होपफुल कि कोई रेजोल्यूशन एक डेवलपिंग सिचुएशन है, उसके अंदर हतमी अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल होता है, अंडरस्टैंड, लेकिन अगर नहीं होती द कॉन्सिक्वेंसेस आर रियली रियली डायर। शहजाद, आप कहिएगा, आपको इस वक्त जो हालात वाकयात बन रहे हैं, किसके इम्कानात ज्यादा लगते हैं? क्योंकि एक मिनट हम देखते हैं बड़ी होपफुल सिचुएशन नजर आती है जब ईरान से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, अमेरिकी सदर आगे बढ़कर कहते हैं, लेकिन फिर हम ये देखते हैं कि एकदम से बात बनती बनती अमेरिका कोई गोल पोस्ट चेंज कर देता है, कहता है कि अब रिजीम चेंज नहीं, अब न्यूक्लियर पावर के ऊपर बात होगी, अब इसके नहीं, अब उसके ऊपर बात होगी। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एस्केलेशन भी हो रही है, जहां पर लेबनान का इशू है, जहां पर हॉर्मुज का इशू है। सो इस वक्त क्या सिचुएशन बन रही है और व्हाट आर द थिंग्स दैट वी शुड लुक आउट फॉर, जो गेम चेंजर हो सकते हैं यहाँ पर हालात के लिए? बहुत शुक्रिया अलीना। अलीना, ऑब्वियसली चीज़ें बहुत ज़्यादा इस वक्त वॉलेटाइल हैं और फ्रेजाइल हैं, बट आपका जो बुनियादी सवाल है, मुझे लगता है कि हम जो है इस वक्त एक मुआहदे के ज़्यादा करीब है बनिस्बत दोबारा जंगी मैदान में फैसला करने के। और उसकी वजह ही कि इशारे और इंडिकेशंस बड़ी वाज़ेह हैं। देखिए, पहले तो दोनों ममालिक के दरमियान लड़ाई और फिर सीज़ फायर, इनका सीज़ फायर पे एग्री करना मेरे ख्याल से एक बड़ा स्टेप था। फिर इस्लामाबाद टॉक्स में दोनों आए, यहाँ पर बैठे और बातचीत की, उसमें वेरियस इशूज़ पे बातचीत हुई। अभी सलीम साफ़ी साहब ने भी जिक्र किया और रीमा ने भी किया। उसके बाद भी जो इतलात हमारे पास थी वो यही थी कि टॉक्स जो है वो जारी रहेंगी। ऑल्दो कुछ बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आए, उन्होंने जो है फिर ब्लॉकेट भी किया, नेवल ब्लॉकेट, लेकिन इसके बाद भी इस टॉक्स का जारी रहना, तसलसल रहना, मेरे ख्याल से ये पॉजिटिव था। और अब दोनों तरफ से ये बात करना कि हम दोबारा मिलेंगे, तो ये एक पॉजिटिव साइन तो जरूर है कि एंगेजमेंट्स जो है वो हो रही हैं। और ऑब्वियसली थोड़ा सा हमें भी स्पेक्टिकल होते हैं जब हम ये देखते हैं कि पिछले साल जून में भी बातचीत हो रही थी, और अभी इस जंग से पहले ओमान में जो है, ओमान एक सालिसी का किरदार अदा कर रहा था, और ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं कोई अग्रीमेंट हो सकता है, इवन जो है स्टॉक पाइल के हवाले से भी अग्रीमेंट हो सकता है, बट वो नहीं हुआ। लेकिन अब क्योंकि मेरे ख्याल से जो एक ख्वाहिश थी अमेरिका की हमला करके देखने की और इसराइल के साथ मिलकर, वो उन्होंने पूरी कर ली है। ना वो रिजीम चेंज कर सके हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो दूसरा ऑप्शन था जो आजमाया ईरान ने,
उसके बाद तो हम देख रहे हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है। तो मुझे फिलहाल ये कॉन्फ्लिक्ट कहीं जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। और आई एम श्योर अमेरिका में भी आप कमेंटेटर्स को सुने, वहां पे एक तो ऑलरेडी उनकी जो अप्रूवल रेटिंग है डोनाल्ड ट्रंप की वो तो बहुत नीचे गई है, लेकिन जो भी थोड़ी सी सेन बात करता है, और तो शायद बहुत कम लोगों कैबिनेट में ट्रंप की, लेकिन अदरवाइज जो न्यूट्रल कमेंटेटर्स को आप सुने, दिस इज नॉट गोइंग एनीवेयर। जो एंटी ईरान थे या वो एंटी ईरानियन रिजीम थे, वो भी ये बात कर रहे हैं कि अब ये अमेरिका इससे कुछ ज्यादा हासिल कर नहीं सकेगा। और आई गेस इसीलिए तमाम चीजों को सामने रखते हुए कभी वो रिजीम चेंज की बात करते थे, कभी गोल पोस्ट चेंज करते थे, अब वो अपने बुनियादी नुक्ते पे आ गए कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकता। वही बात जो हम पिछले कोई 30 साल से सुन रहे हैं। नेतन्याहू तो पता नहीं 30 साल में कितनी मर्तबा कह चुके कि 3 महीने रह गए, 4 महीने रह गए और ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से दे हैव गॉन बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। उनका जो वाहिद नुक्ता है कि इनरिच्ड यूरेनियम जो है वो ईरान के पास नहीं हो सकता। और मेरे ख्याल से इसी पे आई डोंट नो, हम तो नहीं बैठ सकते यहाँ से कह सकते कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, बट जो डिस्कशन हुई थी पाकिस्तान में, मैं आपको बताऊं एक पॉइंट पे ये डिस्कस हुआ था कि क्या पाकिस्तान वो मुल्क हो सकता है जिसके पास ये इनरिच्ड यूरेनियम जो है वो रखा जाए। बट ऑब्वियसली क्योंकि इत्तेफाक नहीं हुआ तो आई गेस इस नुक्ते पर भी ज्यादा फिर पेशरफ्त नहीं हो सकी। बट अब ये 10 साल का कोई पीरियड होगा जिसपे ईरान नहीं बना सकेगा, 20 साल का होगा, आई गेस ये तो इट्स एनीवन्स गेस के आगे जाके किस पे अग्रीमेंट होता है। बट ये सारा जो मैंने आपको वाकया बताया, इससे मुझे लगता है कि हम एक मुआहदे के ज्यादा करीब है। अदरवाइज शायद दोनों पार्टीज का इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। जहां तक हमारी इत्तलात है, ईरान ने भी इंटरेस्ट शो किया है मुआहदे पे, खबरें भी सामने आ रही हैं। और एक और डेवलपमेंट हुई है, आज यूएई और ईरान का भी कांटेक्ट हुआ है। ईरान के तरफ से जो उनके पार्लियामेंट के स्पीकर हैं उनका और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएई, ये मेरे ख्याल से बड़ा पॉजिटिव है। क्योंकि जब से इस्लामाबाद में टॉक्स हो रहे थे, अगर आप देखें जो यूएई के कुछ ऑफिशियल्स के करीब लोग हैं, वो जिस किस्म के बयान दे रहे थे, वो एक अश्योरेंस चाह रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का कंट्रोल जो है वो ईरान के पास नहीं होगा, या ईरान इतना ताकतवर नहीं हो सकता कि वो खलीजी ममालिक के लिए मुसलसल मुस्तकिल एक खतरा बनता रहे। तो मेरे ख्याल से ये कॉन्टैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इससे कहीं ना कहीं लगता है कि अब यूएई भी और यूएई और जो कॉन्टैक्ट हुआ है उस पर सीज फायर के हवाले से बात हुई, एक मुस्तकिल जंग बंदी के हवाले से बात हुई है। तो इस खलीजी ममालिक में एक अहम फरीक जो कि जिसके सस्पिशन थे कि अगर एक बहुत ताकतवर ईरान रहेगा तो फिर इस खित्ते का मुस्तकबिल क्या होगा, उस हवाले से मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट जरूर हुई है। अच्छा शहजाद, 2 छोटे-छोटे सवाल। एक चीज मैं ऐड कर सकूं अगर, चल रीमा कर ले। जी अलीना, एक चीज जिस पे बात करना मैं भूल गई, वो ये कि जब नेवल ब्लॉकेड जो अनाउंस किया था प्रेसिडेंट ट्रंप ने, तो उनकी उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशन थी, और उस इनिशियल ट्वीट में ये बात भी थी कि और ममालिक भी उन्हें ज्वाइन करें इस नेवल ब्लॉकेड में। लेकिन उस पर जो रिस्पॉन्स आया है वो अमेरिका के लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग है, बिकॉज कोई भी नहीं चाह रहा कि वो इस नेवल ब्लॉकेड का हिस्सा बने और ईरान के लिए एज एन अग्रेसर नजर आए। तो इसकी वजह से भी मुझे लगता है अमेरिका इसको ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर सकेगा, विच इज अनदर रीजन कि उन्हें कोई डायलॉग के थ्रू कोई नेगोशिएशन या सेटलमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए। क्योंकि ये भी अगर उनकी स्ट्रैटेजी थी कि सब ज्वाइन करेंगे तो वो भी नहीं हुआ। और ये भी अहम बात है कि रशिया और चाइना ने, जो कि अक्सर वीटो नहीं करते, जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाय फोर्स खोलने की बात सिक्योरिटी काउंसिल में वो रेजोल्यूशन आई थी, तो रशिया और चाइना ने वीटो किया था। इसका मतलब है कि वहां पे भी उन्हें सिक्योरिटी काउंसिल की ऑथराइजेशन मिलना मुश्किल है। और ये भी दिखाता है आपको कि ग्लोबली कोई अप्रूवल या कोई और ममालिक ज्वाइन नहीं करेंगे इस तरह की ब्लॉकेड को अमेरिका के साथ। अच्छा, सो अनदर रीजन, एक और इशारा ये मैं इसी तनाजुर में शहजाद से जानना चाहती थी। शहजाद, फिर क्या ये जो सारे इकदाम अभी हो रहे हैं, खासकर हॉर्मुज की बंदिश अमेरिका की तरफ से, ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव या पॉलिटिकल ऑफ रैम्प नजर आता है अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए अमेरिका की तरफ से? इसका मकसद क्या सिर्फ ये है? आई थिंक एक तो ये चीज वाज़ेह करता है कि जो डिस्कशंस थी उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हवाले से भी कोई फैसला नहीं हुआ, इसीलिए फौरी तौर पे ऑल्दो डिस्कशंस जारी थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये फैसला किया कि हम नेवल ब्लॉकेड करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से ये अगेन एक बहुत बुरा मूव है। मुझे नहीं लगता कि डोमेस्टिक ऑडियंस भी इससे ज्यादा खुश होगी। और कैसे होगी? जब ब्लॉकेड होगा, जिसको लोग कह रहे थे ना कि ये खुलवाने की कोशिश नहीं है, ये तो आप मजीद जो है सिचुएशन को वर्सन कर रहे हैं, और ब्लॉकेड खोलने की जगह मजीद आप इसको ब्लॉक कर रहे हैं। और उसका इम्पैक्ट हमने फौरी तौर पे देखा। तेल की कीमतें बढ़ गई, स्टॉक मार्केट जो है वो दुनिया भर की नीचे आ गई। तो उसकी वजह यही है कि अगर आप इसको फर्दर ब्लॉक करेंगे तो जो तेल की कीमत है, जो कि अमेरिकन
लोगों के लिए इस वक्त सबसे बड़ा इशू होगा कि वहां पे महंगाई हो रही है। आप हर स्टेट में जाके पूछें, आपके भी जानने वाले होंगे, फ्यूल जो है वो कहीं कहीं तो जो वेस्ट साइड है वहां पे तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो वो असरात तो वो देख रहे हैं। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इससे कोई डोमेस्टिक ऑडियंस उनकी सेटिस्फाई होनी थी। ये मेरे ख्याल से एक और बुरा मूव था, और इसीलिए दुनिया भर ने सपोर्ट नहीं किया कि इससे मामला हल की तरफ नहीं जाएगा, मामला और ज्यादा बिगड़ेगा। और जैसे अभी रीमा बता रही थी, ये बिल्कुल, अगर आप उनके पोर्ट से शिप्स की आमदोरफ्त बंद कर देंगे तो मे भी ये एस्केलेट बहुत ज्यादा हो सकता है। अगर ईरान इस पे कोई जवाबी हमला करे तो वो आइदर वे बड़ी बुरी। अगर चाइनीज शिप को आपने रोका और सोचे उसमें कामयाब होगा और वहां से कोई जो है मामला ज्यादा हाथ से निकल गया, तो वो कितना दुनिया भर के लिए सेंसिटिव हो सकता है। अच्छा शहजाद, आपने हमें बड़े मजे का स्कूप दिया है, लॉजिक नहीं थी और उसमें कोई एक्शन नहीं थी। शहजाद, आपने गो के हमें बड़े मजे का स्कूप दिया है। ये जो पाकिस्तान में बात हो रही थी उसमें ये भी गौर किया जाता कि शायद जो यूरेनियम, इनरिच्ड यूरेनियम ऑलरेडी है जिसकी मिकदार कम करनी है ईरान के अंदर, उसको पाकिस्तान शिफ्ट किया जाए। इससे और भी बहुत से सवालात निकलते हैं, लेकिन आई लीव इट फॉर लेटर, क्योंकि मैं उमर चीमा साहब की चाहती हूँ ब्रीफली। पूरे पैनल के ऊपर उनकी राय ज़रा मुख्तलिफ है। वो समझते हैं कि ये मामला अभी तूल पकड़ेगा, फौरी तौर पर शायद किसी मुआहिदे की तरफ नहीं जाए। उमर चीमा साहब कोई कंक्लूडिंग कमेंट्स? ये जो सिचुएशन चल रही है, हमें बेहतरी की उम्मीद जरूर रखनी चाहिए, लेकिन अगर हम तारीख से इसकी गवाही लें तो जब तक चीजें तय नहीं हो जाती, कोई एक पार्टी भी नहीं कह सकती कि ये चीजें मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएंगी। ना ईरान कह सकता है, ना ट्रंप कह सकता है, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली, बट द क्वेश्चन है यहाँ पर सवाल ये है कि जल्द या बदेर आसार क्या लग रहे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी अभी मीटिंग होगी कॉन्सिक्वेंशियल होगी। उम्मीद कर सकता हूँ कि कोई बेहतरी, इसमें बेहतरी नजर आएगी। अगर खुदा ना खास्ता हम ये कहते हैं कि फाइनल नहीं होगी, तो लेकिन ये है कि फाइनल की तरफ जाती हुई होगी, कि जैसे हो सकता है कि इसके बाद एक और मीटिंग हो जाए, लेकिन प्रोडक्टिव होगी, बेहतरी की तरफ जाएगी। अच्छा जी, अच्छा मजीद भी सवालात इसमें बनते हैं, ये भी कि यूरोपीय यूनियन से ईरान कल उम्मीदें भी लगाई, ये कहा कि यूरोपीय यूनियन भी दबाव डाल सकता है, उसका भी कुछ किरदार हो सकता है। लेकिन आई थिंक इसको यहाँ पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि इसी जंग से मुतल्लिक और दीगर जो डोमेस्टिकली इसके असरात हो रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, उससे मुतल्लिक बहुत से सवालात हैं, तो उनको भी ज़रा एड्रेस करते हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सलीम साफ़ी साहब, ये बताएं कि ये चार ममालिक को बड़े करीब आते हुए देखा है हमने, ख़ासकर इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। मार्च से हम देख रहे हैं कि एक्सचेंजेस भी होते हैं, वज़राए ख़ारजा दौरे भी कर रहे हैं, अब वज़ीर आज़म ख़ुद गए हैं। क्या असरात हो सकते हैं ख़ित्ते की सियासत के ऊपर इस डेवलपमेंट के? नहीं, देखिए, एक तो जितने भी अरब ममालिक हैं उनके साथ पाकिस्तान के करीबी ताल्लुकात हैं, और वो इस कन्फ्लिक्ट के एक मुतासरा फरीक में से थे, खलीज के जितने भी ममालिक थे। लेकिन फिर ख़ुसूसी तौर पर सऊदी अरब के साथ हमारी न सिर्फ ये कि क़ुर्बत बहुत ज़्यादा है, बल्कि डिफेंस फैक्ट भी है हमारा। और इस वक्त पाकिस्तान को दोनों जो इस वक्त इक़्तिसादी मुश्किलात है, उसमें एक सऊदी अरब मदद करने जा रहा है और एक कतर मदद करने जा रहा है। तो पाकिस्तान ने तो ये किया था कि इससे पहले भी जो इक़दामात उठा रहा था, तो उसमें सऊदी अरब को, कतर को, बाकी इन ममालिक को एतमाद में लिया था, क्योंकि वो भी एक लिहाज से अहम फ़रीक हैं। और अभी भी जो प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, तो एक तो एतमाद में ले रहे हैं उनको, अभी तक जो मुज़ाकरात हुए हैं और आगे जो इम्कानात है उस पर भी ज़ाहिर है कि वो इन तीनों ममालिक से बात करेंगे, तुर्की से भी और कतर से भी और सऊदी अरब से भी। लेकिन उसमें ये है कि बेहतर इत्तेहाद क्या हो सकता है। एक तो पहली बात तो ये है कि इस जंग का ख़ात्मा होना चाहिए, और इस जंग के ख़ात्मे से न सिर्फ ये कि पूरी दुनिया की मुश्किलात ख़त्म होगी, बल्कि गल्फ़ स्टेट्स की मुश्किलात पे भी ख़त्म होंगी। लेकिन जो ईरान के और सऊदी अरब के, इससे पहले चीन की सालसी में उनके ताल्लुकात बहुत बेहतर हुए थे और बहाल हुए थे, लेकिन इस जंग की वजह से दोबारा मुतासर हो गए। और पाकिस्तान की पहले दिन से ये कोशिश है कि वो सऊदी अरब और ईरान को करीब ले आए। तो मेरे ख़्याल में अगर फ्यूचर के लिए ये जंग ख़त्म होता है, तो ख़ुसूसन पाकिस्तान, तुर्की
और ईरान को उसमें शामिल करना चाहिए और सऊदी अरब, इनका अगर डिफेंस पैक्ट हो जाए तो उस सूरत में मेरे ख़्याल में इज़राइल के ख़तरे का भी मुकाबला बखूबी किया जा सकता है। लेकिन अभी तक तो हमने ये देखा कि जो अड्डे वहाँ पे अमेरिका के थे तो वो ईरान की तरफ थे और ईरान ने इस दौरान सबको हिट भी किया और अमेरिकियों ने न सिर्फ ये कि उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सके बल्कि अभी मैंने सुना है कि वो शायद ख़र्चा भी मांग रहे हैं। तो इसलिए मगरिब पे इन्हिसार की बजाय उनकी या तर्जुमान दूर ने दराज व्हाइट के हाउस के ममालिक तर्जुमान पे ने ऐसा कमेंट इन्हिसार किया की था। बजाय अगर पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब और तुर्की ये आपस में कोई मेकनिज़म बनाते हैं तो वो ख़ित्ते के लिए बेहतर होगा और इन सब की दिफा के लिए भी बेहतर होगा। वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच सलीम साफ़ी साहब। अच्छा जी, उमर चीमा साहब, इंटरेस्टिंग टाइम्स वी लिव इन। ट्रंप और जेडी वांस यानी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, उन्होंने पोप लू के ऊपर शदीद तनकीद की है। ट्रंप ने तो शदीद अल्फाज में उनके ऊपर, उनकी स्टेटमेंट के ऊपर वार किया। फिर पीट हेग्सेथ ने भी इसको, ये जो पूरी की पूरी ईरानी जंग है, इसको एक मजहबी रंग देने की कोशिश की। सवाल ये हो रहा है कि ये जो तनाज़ा इससे खड़ा हो गया है, क्या ये जंगी पॉलिसी पर असर डाल सकता है? जिस तरह जो रीमा पहले बात कर रही थी ना कि इस टाइम अमेरिका के अंदर एक बड़ी संजीदा बहस शुरू हो गई है कि ये ट्रम्प जो है क्या ये होश में है या नहीं, इसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज के हवाले से। मेरे ख्याल जो संजीदा बहस की एक तो अमेरिका में अभी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उनका जो सबसे गैर संजीदा तरीन आदमी है उसको अमरीकियों ने इस जमहूरियत के जरिए उसको अपना लीडर इलेक्ट किया होगा। अब वो जिस स्टेज पर आ चुका है वो सिर्फ पोप के साथ ही अपना कंपैरिजन नहीं कर रहा। वो आपको पता है कि वो अगले दिन उसने वो हजरत ईसा वाला जो एक इमेज जो है इनके वो अपना एक ट्वीट किया हुआ था, उस पे बहुत ज्यादा बैकलैश आया। फिर उसने कहा कि नहीं मैं तो अपनी तरफ से डॉक्टर बना हुआ था, कि जो ये तो डॉक्टर दिखाया गया है मुझे। हाँ, क्या इसलिए मैंने, वो ट्रम्प ने अगले दिन कहा था कि मैं समझा मुझे तो डॉक्टर दिखाया गया, मैंने इसलिए ये शेयर की। हाँ, तो वो जो जितना खुद पसंद आदमी है, वो जिस दुनिया में रहता है, वो अपने आप को इनसे कम समझते नहीं है। वो पोप का भी आप देखें, पोप को भी उसने कहा कि भाई अगर मैं ना होता तो तू जो है ना इस टाइम पोप ना होता। और उसका आगे ये जो जंग है अब इटली तक आ गई है कि इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है उसके साथ भी उसके क्लैशेस हुए हैं और उसने भी ये पोप का इशू टेकअप किया है। अब इसका हो क्या रहा है, इससे जो एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, जो ओवरऑल रिलीजियस राइट है, वो अमेरिका के अंदर, वो यूरोप के अंदर, वो सब जो है वो एक ट्रम्प के खिलाफ खड़े हो रहे हैं कि जिस तरह इनके वो उनको ना एक कॉमन ग्राउंड मिल रही है कि ये बंदा कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल है कि वो इस लिहाज से जरा ताहिर का शिकार हो चुके हैं। अब वो एक दफा इलेक्ट हो चुका है, यही लोग जो है पहले उसको वोट देने वाले थे, अब उसका इंतजार करेंगे उस दौरान वो क्या क्या तबाही फैलाता है दुनिया में, अमेरिका को वो किस स्टेज पर लाता है, ये वक्त ही बताएगा। तो ये इस तरह की क्लैशेस चलते रहेंगे, लेकिन वो जिस मिजाज का आदमी है ना, वो क्योस पे बड़ा एक प्लेयर लेता है, यानी कि वो अगर कोई चीजें कोई आराम से चल रही हो, वो किसी कंट्रोवर्सी में ना हो, लोग उसको एक बड़ा एक संजीदा इंसान समझ रहे हो, तो वो मेरे ख्याल वो बोर होना शुरू हो जाता है। बट चीमा साहब, क्या ये पॉपुलिस्ट ट्रेट है? क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो ना चाहते हुए भी आप ना कंपैरिजन करने के ऊपर या आपको मुश्तरक नजर आती हैं। सो ये क्या एक पॉपुलिस्ट लीडर्स की मुश्तरक ट्रेट आप समझते हैं? अलीना, मैं ये समझता हूँ, मैं एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि इस ट्रम्प को ज़हन में रखते हुए, मैं तो अक्सर पहले भी बात करता हूँ कि हम देखें एक जो 17वें स्केल का मुलाजम है, ऑफिसर है, उसके लिए भी एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। ठीक है। वो शख्स जिसने दुनिया को, अपने मुल्क को चलाना होता है, हमने कभी उसका नफ्सियाती जायजा ही नहीं लिया कि क्या वो इस काबिल है या नहीं। हमने सिर्फ एक मेयार रखा है कि अवाम उसको मुंतखब कर दे। अवाम को जिस तरह किसी बंदे के एमएनए के इलेक्शन के लिए कोई क्राइटेरिया होता है, ये क्राइटेरिया भी शामिल होना चाहिए कि उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज के हवाले से क्या वो बंदा ज़हनी तौर पे फिट है या कोई बहका हुआ इंसान है। अदरवाइज वो ऐसे लोग बदलते हुए वक्त, बदलती हुई ऐसा बंदा किसी जहाज का पायलट हो तो पूरा जो जहाज है वो मुतकाज़ी कर्म पर होता है। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर मजीद इश्यूज डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक जी। एक बड़ा तनाज़ा इस वक्त, और
मे बी ये स्टिकिंग पॉइंट भी हो सकता है या एस्केलेटरी पॉइंट भी हो सकता है, वो है आबना हॉर्मुज़ का। क्योंकि हमें पता है कि ईरान ने 2 दिन पहले बात की कि वो ख्वाहिश रखता है कि वो अब मुस्तकबिल में हॉर्मुज़ के ऊपर एक टोल, एक फ़ीस वसूल करे जो यहाँ से शिप्स गुजर रहे हैं उसके ऊपर। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने नाकाबंदी कर दी है हॉर्मुज़ की एक्टिवली। रीमा, ये वैसे तो कल भी आपने ब्रीफली हमारे लिए एक्सप्लेन किया था, बट आज हमें थोड़ा सा टेक्निकली और इसको समझाइएगा। क्या लीगल स्टेटस है हॉर्मुज़ का? ये जो दोनों तरफ से मुतालबात हो रहे हैं या ख्वाहिशात का इजहार हो रहा है, ये किस हद तक काबिल अमल है या नहीं? क्या कहता है इंटरनेशनल लॉ? जी अलीना, ये एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल एरिया है इंटरनेशनल लॉ का। कुछ वक्त लगेगा मुझे, सो बेयर विद मी, शायद कुछ डिटेल्स फिर भी रह जाएं। ओवरऑल जो एक कन्वेंशन है, जो ट्रीटी है जो गवर्न करती है लॉ ऑफ द सी को, वो है यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। ठीक है, वो 1982 में आई थी और ईरान ने साइन की थी लेकिन रैटिफाई नहीं की थी। तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि ईरान ने रैटिफाई नहीं की तो उस ट्रीटी में जो लिखा है अबाउट जो ट्रांजिट पैसेज वो ईरान पे अप्लाई नहीं करता। दूसरी तरफ जो पोजीशन है वो ये है कि ट्रांजिट पैसेज कि आप जो नेविगेशन, इंटरनेशनल नेविगेशन है उसको डिसरप्ट नहीं कर सकते, वो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ या इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा है, वो ट्रीटी बेस्ड नहीं है। तो ईरान ये नहीं कह सकता कि वो उसका पाबंद रिवायत का हिस्सा है, कोई कानूनी पाबंदी है। हाँ, और ऐसा नहीं है कि कोई भी मुल्क जो है वो इस कन्वेंशन से निकल जाए और फिर वो जो इंटरनेशनल स्ट्रेट है उस पे टैक्सेस लगाने लग जाए या टोल्स लगाने लग जाए। उससे पूरी दुनिया में जो नेविगेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, वो बुरी तरह अफेक्ट होगी। अब मेरी इसमें जो स्कॉलर्स हैं, एकेडमिक्स हैं, उनकी मुख्तलिफ राय और इवन स्टेट्स की मुख्तलिफ राय पाई जाती है कि क्या ट्रांजिट पैसेज कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा बन चुका है या नहीं बन चुका। अच्छा, अमेरिका इसको बहुत फोर्सफुली कहता है कि ये कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा है, और ये आयरॉनिक बात है कि अभी अमेरिका ने ही नेवल ब्लॉकेट की हुई है अपनी एक बहुत पुरानी पोजीशन से हट के, जिसमें वो कहते हैं कि इंटरनेशनल नेविगेशन जो है वो बहुत ही फंडामेंटल है और उसमें कभी कोई रुकावट है वो नहीं आनी चाहिए। सो ये पहला पॉइंट है। मेरी नजर में दोनों आपको जो है आर्ग्यूमेंट्स मिल जाती हैं। मैं तो ये कहूंगी कि अगर हम ये रूल और इंटरनेशनल स्टेट्स जिन टेरिटोरियल वाटर्स में जाती हैं वो भी टोल लगाने लग जाएं तो एक प्रॉब्लम तो होगा दुनिया में। तो आपको इसको परमिसिवली देखना चाहिए और इस तरह टोल नहीं लगाने चाहिए। लेकिन ईरान की जो पोजीशन है उसमें भी थोड़ा वजन है, क्योंकि वो कहते हैं कि हम इनोसेंट पैसेज के हक में हैं। ये भी जो यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी है उसमें है, इनोसेंट पैसेज जो है वो एक ज्यादा लिमिटेड राइट है। उसमें जो ममालिक हैं, कोस्टल ममालिक, उनमें कुछ उनके पास इख्तियार होता है कि वो कर्टेल कर सकें या रेगुलेट कर सकें पैसेज, और उसमें ये भी हो सकता है कि वो टोल नहीं लेकिन वो फीस ले सकें अपनी सर्विसेज के लिए। सो फॉर एग्जांपल यहाँ ईरान कह सकता है कि जो माइंस हैं फॉर एग्जांपल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, उनको निकालने के लिए वो फीस ले रहे हैं, तो वो उसको एज फी अगर नाम दें, टोल या टैक्स ना दें, तो वो शायद इस ट्रीटी की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। और ये और भी हमारी कन्वेंशंस हैं, जिनीवा कन्वेंशंस में भी जो इनोसेंट पैसेज है उसका जिक्र है। तो ये तो ईरान भी मानता है और ये एक एस्टैब्लिश्ड चीज है कि इनोसेंट पैसेज कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा है। तीसरी चीज जिस पे लोग बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं ये तो ईरान का अपना, इट्स देयर ओन, उनकी टेरिटोरियल सी है। दैट्स ट्रू, ये ओमान और ईरान का टेरिटोरियल सी है, क्योंकि ये जो यही ट्रीटी जिसका मैं जिक्र कर रही थी, उस ट्रीटी ने एक और चीज जो है वो तब्दील की। उसने कहा कि जो टेरिटोरियल सीज हैं कोस्टल ममालिक के, पहले वो 3 नॉटिकल माइल्स के होते थे, इस ट्रीटी ने उन्हें बढ़ा के 12 नॉटिकल माइल्स कर दिया। लेकिन जो कॉम्प्रोमाइज था वो ये था कि फिर आपको ट्रांजिट पैसेज का राइट देना पड़ेगा और आप उसमें जो है हर्डल्स या रेगुलेशंस नहीं डाल सकते। तो ये एक दुरुस्त बात है कि ये टेरिटोरियल सीज हैं ओमान और ईरान के, लेकिन जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो एक इंटरनेशनल स्ट्रेट भी है। तो इंटरनेशनल स्ट्रेट अगर कोई हो, इसका मतलब है कि आपको ये जरूरी है, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है जिससे इंटरनेशनल नेविगेशन हो सके, उसमें आप अनजस्ट रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते। तो इन शॉर्ट अलीना, मैं ये कहूंगी पे जो कल मैंने बात की थी कि अमेरिका का नेवल ब्लॉकेट तो एक्ट ऑफ एग्रेशन है, एक्ट ऑफ वॉर है। ईरान अपने दिफा में
जो है ये जो अगर नेवल ब्लॉकेड है, यूज ऑफ फोर्स इस्तेमाल कर सकता है इसको हटाने के लिए। दूसरी बात ये है कि ईरान ने अब तक जो किया है वो उसको जस्टिफाई करता है कि हम सिर्फ अग्रेसर्स के लिए कर रहे हैं कि वो एक्सप्लॉइट ना करें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब इस पे आप बहस कर सकते हैं कि क्या इम्प्लीमेंटेशन इस तरह हो रही है या नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है सेल्फ डिफेंस में, क्योंकि जब आप जंगी हालात में होते हैं आम हालत सिचुएशन अप्लाई नहीं करती, तो फिर आपने देखना है कि ईरान किस तरह जस्टिफाई कर रहा है, और इस जस्टिफिकेशन में सेंस है। हाउएवर, अगर पीस टाइम में ईरान टोल जो है वो चार्ज करना चाहे तो मेरी नजर में ट्रांजिट पैसेज के ये तो डेफिनेटली खिलाफ होगा, इवन दो ईरान ने रैटिफाई नहीं की ये कन्वेंशन, लेकिन अगर आप समझते हैं ये कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा है। और इनोसेंट पैसेज अगर आप देखें तो ईरान कुछ लफ्जी इधर उधर करके एज टोल या टैक्स की जगह अगर उसको फीस करे अपनी सर्विसेज की, तो वो इस तरह इसको गुंजाइश निकाल सकता है। लास्ट चीज इलियन जो मैं कहना चाहूंगी, इंटरनेशनल लॉ जब हम उसकी बात करते हैं, एक उसका कॉन्टेक्स्ट होता है। इस वक्त जंग ईरान पे जो है इजराइल अमेरिका ने मुसल्लत की, ये इलीगल जंग थी। हमें सबसे पहले मेरा ख्याल है इस पे बात करनी चाहिए, और इसमें इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ही रेपरेशंस देने चाहिए उन्हें ईरान को। अगर हम इस सब मामले को दरगुजर करके सिर्फ ईरान क्या इंटरनेशनल लॉ को इम्प्लीमेंट कर रहा है या नहीं उसको मेन टॉकिंग पॉइंट बना देंगे, ये अनजस्ट होगा। और मेरा ख्याल है जस्टिस के जो कॉन्टेक्स्ट में हमेशा अहमियत ज्यादा देनी चाहिए। सो इस कॉन्टेक्स्ट को सामने रखते हुए ही हमने लीगल स्टेटस क्या है चीजों का, मेरा ख्याल है उसको उसका जायजा देना चाहिए। बट रीमा, लेमैन टर्म्स में अगर इवन ईरान फीस भी लेता है और टोल या फीस व्हाटएवर, अगर उसको सिर्फ टोल का नाम नहीं देता, सो इट विल बी वन इन द सेम थिंग, राइट? वो ऐसा नहीं है कि कुछ और होगा, वो एक जो सरचार्ज ही इनोसेंट पैसेज, राइट? क्योंकि अगर ट्रांजिट पैसेज है होगा तो सरचार्ज ही ना पैसेज के ऊपर। बिल्कुल नहीं, तो ट्रांजिट पैसेज में आप ये भी नहीं कर सकते। ट्रांजिट पैसेज जो है उसमें अगर आपके टेरिटोरियल सीज जो है वो एक इंटरनेशनल स्टेट का हिस्सा भी बनाते हैं, तो फिर ये बहुत मुश्किल है आर्ग्यू करना कि आप उसके लिए फीस ले रहे हैं। वो राइट बहुत ज्यादा जनरल है। लेकिन सवाल ये है वही कि क्या ये कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा ट्रांजिट पैसेज है या सिर्फ इनोसेंट पैसेज है? आई थिंक दैट इज द डिबेट जो दुनिया भर में इस इशू में हो रही है। ये मैं जरूर कहूंगी ज्यादातर लोग ये बिलीव करते हैं कि ट्रांजिट पैसेज भी, गिवन द इंपॉर्टेंस ऑफ नेविगेशन ग्लोबली, ये कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा है। क्योंकि और ममालिक भी अगर ईरान को फॉलो करने लग जाएं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाए दुनिया में नेविगेशन में। लेकिन एक माइनॉरिटी ओपिनियन है जो समझता है कि अभी ये कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा नहीं बना। ओके, अच्छा, और हमें कोई एक्टिव प्रैक्टिस भी नहीं मिलती ना? नहीं, दिस इज अ टेक्निकल, कुछ चीजें हैं, कुछ मामलात हैं जिनके ऊपर टेक्निकल होना पड़ता है। बट मुझे क्विकली बता दीजिएगा, अभी एक्टिवली कहीं ये प्रैक्टिस तो नहीं हो रहा ना कहीं भी, किसी भी इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर? फीस नहीं, टोल नहीं हो रहा। अच्छा, एक और मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ लोगों की है, कैनाल्स जो हैं, कैनाल्स को मुख्तलिफ तरह से ट्रीट किया जाता है इंटरनेशनल लॉ में। कैनाल्स पे आप चार्जेस ले सकते हो, तो जैसे सुएज कैनाल है, क्योंकि कैनाल मुख्तलिफ होता है फ्रॉम एन इंटरनेशनल स्ट्रेट। सो एक इंटरनेशनल स्ट्रेट में आप इस तरह के चार्जेस टोल्स नहीं ले सकते। तो और ये कहीं मेरी नजर में, जहां तक मुझे मालूम है, ये प्रैक्टिस नहीं हो रहा। ओके, थैंक यू सो मच रीमा उमर साहिबा इस डिटेल्ड हमें अकाउंट के लिए। शहजाद साहब हैं हमारे पास, उनसे सवाल। शहजाद साहब, आपसे हम बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल करना चाहते हैं। सर, पाकिस्तानी इस वक्त परेशान हैं बहुत से इलाकों में। शहजाद साहब की भी लग रहा है लाइट नहीं है इस वक्त, ऐसा ही है शहजाद? ऐसा ही है, बिल्कुल। शहजाद साहब, आपके इलाके समेत बहुत से एरियाज में लोड शेडिंग हो रही है और उसका दौरानिया बढ़ा दिया गया है। आज पावर डिवीजन ने इससे मुतालिक एक वजाहत जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि पीक आवर्स के दौरान, यानी 5 से रात 1 सुबह 1 बजे तक लोड शेडिंग ज़्यादा की जाएगी, ताकि जो बिजली के ऊपर पैसे बढ़ाने थे फी यूनिट 3 रुपये, वो ना बढ़ाए जाएँ, उसका मुतबादिल लोड शेडिंग है। आई नो आपका आंसर तो यही होगा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन सर हमें रियलिस्टिकली थोड़ा सा बताइएगा, क्या कोई दीगर ऑप्शंस थे या ये करना ज़रूरी था? देखिए, ये मेरे ख्याल से एक और एफर्ट है कंजर्वेशन की, क्योंकि अभी तक जो सप्लाईज हैं ऑयल की, और स्पेशली पाकिस्तान के लिए एलएनजी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आपको पता है उस पर कतर तो अभी कह चुका है कि फोर्स मेजोर के तहत वो फिलहाल एलएनजी सप्लाई नहीं करेगा। और पाकिस्तान अपनी प्रोडक्शन जो है वो अच्छा खासा आरएलएनजी से करता था। तो इसके जो नेमुल बदल हैं वो एक्सपेंसिव हैं, उसमें आप फर्नेस ऑयल इस्तेमाल करेंगे या आप उसमें
कोई और एनर्जी, कोई और कंपोनेंट इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपकी कॉस्ट ज़रूर बढ़ेगी। अगर तो ये शॉर्ट टर्म के लिए है तो मेरे ख्याल से ये फैसला दुरुस्त है। ऑल्दो लोड शेडिंग सिर्फ ये नहीं कि घरेलू सार्फिन को परेशान करती है, बाहर जो कमर्शियल मार्केट में एक्टिविटीज़ है, ऑलरेडी आपने दुकानें जो है वो 8 बजे बंद करना शुरू कर दी है मार्केट्स, तो उनके लिए तो बड़ा मसला है ये कि कैसे वो लोड शेडिंग को भी बर्दाश्त करें। और खासतौर पे उन इलाकों में जहां पे आपको पता है कि पिछले काफ़ी सालों से अब हर डिस्को जो है वो एक रूल अप्लाई करता है कि जहां रिकवरी अच्छी होगी, फुल रिकवरी ऑलमोस्ट होगी, वहां लोड शेडिंग नहीं होगी। तो उन लोगों के लिए ये बहुत साल बाद एक नया दोबारा बुरा एक्सपीरियंस है कि उनको लोड शेडिंग का सामना करना पड़ा है। तो मेरे ख्याल से जो साहिब हैसियत है वो यही चाहेंगे कि लोड शेडिंग ना हो, थोड़ी सी बेशक टेम्पररी जो है टैरिफ को बढ़ा दिया जाए, लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल से ये एक बेहतर फैसला है। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बहुत बढ़ चुकी हैं, जिससे ना सिर्फ इम्पैक्ट डायरेक्टली आ रहा है लोगों पे, बल्कि इनडायरेक्टली चीजें महंगी हो रही हैं। और इस दौरान मजीद अगर आप बिजली महंगी कर दें तो एक आम आदमी जो है उसके लिए मेरे ख्याल से बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, गरीब के लिए तो बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाएगा। तो क्योंकि हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि कोई ना कोई रेजोल्यूशन निकलेगा इस कॉन्फ्लिक्ट का और वो जल्द निकलेगा, तो अगर टेम्पररी मेजर के तौर पर मेरे ख्याल से हमने ये फैसला किया है तो बेहतर है कि 1-2 घंटे की हम लोड शेडिंग बर्दाश्त कर दें, एज कंपेयर टू कि आप पूरे अवाम के लिए 3 रुपए जो है मजीद इसमें इजाफा कर दें। बट ऐसा ना हो, आई होप गवर्नमेंट अपने जो इस वक्त फर्नेस ऑयल के ज़खायर हैं, जो आपके पास गैस अवेलेबल है, उसको प्रॉपर्ली इस्तेमाल करें। ऐसा ना हो रहा हो कि आने वाले वक्त में हम देख रहे हो कि लोड शेडिंग भी हो रही हो और फिर कीमत भी जो है वो मजीद बढ़ जाए। थैंक यू सो मच शहजाद इकबाल साहब। लेकिन यहाँ पर मैं एक हाईलाइट करना चाहूँगी, वो हमारी आपकी इनफरादी या शख्सी ज़िम्मेदारी भी है, क्योंकि मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि हुकूमत ने यहाँ, अब तो सिंध में भी स्मार्ट लॉकडाउन लग गया है जहाँ दुकानें 10 बजे के बाद बंद हो जाती हैं, लेकिन ये ऑब्ज़र्व किया मैंने कि 10 बजे के बाद लोग सड़कों के ऊपर निकल आते हैं और वो जो ईंधन बचाने के लिए ये सारे इकदाम लिए जा रहे हैं, लॉकडाउन्स लगाए जा रहे हैं, उसका फिर पर्पस डिफीट हो जाता है, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ना सिर्फ संडे बल्कि वीकडेज़ में भी मैंने देखा कि गैर मामूली रश सड़कों के ऊपर था, ख़ासकर ये जो सी व्यू जाने की तरफ पूरा का पूरा रास्ता ये चोक्ड था। बहुत ही अफसोस की बात है। अब हमारी आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर कीमतें कम की गई हैं या उनको बरकरार रखा जा रहा है तो इसके लिए हम भी अपना हिस्सा डालें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें और तेल को, ईंधन को कंजर्व करें ताकि फिर मुश्किल इकदाम लेने का वक्त ना आए। थैंक यू सो मच जी। इसी के साथ ताज इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।